हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा मॉक टेस्ट का पेपर नंबर 6 है। जो लोग चैनल पे आए हैं पहली बार उनके लिए एक जानकारी है कि हम लोग यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको ईयर वाइज पी वाई क्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। और एक वीडियो में हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कर लें। ये वीडियो अधिकतम आधे घंटे के होते हैं। देखिए, मैंने अपने 2 पेपर में आपको दिखा दिया है कि पी वाई क्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। आप पी वाई क्यू चाहे मेरे साथ करिए, सबसे अच्छा है कि आप स्वयं करिए। अगर मेरे साथ आप पी वाई क्यू करते हैं तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा एक नया व्यू, एक नया ओरिएंटेशन देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन पी वाई क्यू कर जरूर लीजिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पी वाई क्यू आप किसी पेपर से करिए, ना कि किसी कंपाइलेशन से करिए। पी वाई क्यू आप यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के, आर ओ आर ओ परीक्षा के और लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के पी वाई क्यू करके जाइए। आप पीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम लोग 2010 कर चुके हैं, 2011 कर चुके हैं, आज हम लोग 2012 शुरू कर रहे हैं। 2012 का पेपर हम लोग 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। दूसरी बात क्या है कि देखिए, पी वाई क्यू कराते समय मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। तो मैं स्किप इसलिए करता हूँ क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस अब रहा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो लोग कहते हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम वाले, देखिए मुझे हिंदी और इंग्लिश से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूजन होगा। मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश वाला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप उसको स्वयं पढ़ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। दूसरी बात देखिए, पीटी परीक्षा के अंदर हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करता है। बाकी आपकी मर्जी है, पी वाई क्यू करिए जरूर, चाहे जहाँ करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा है हर बार कि मैचिंग वाले क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया करिए। अगर आपको एकदम नहीं आ रहा है तो ही छोड़िए, लेकिन अगर आप उसमें से एक या दो भी जान रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट करिए। देखिए, हमको दिया क्या गया है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमको सूची एक में हड़प्पी स्थल दिए गए हैं और सूची दो में उसकी लोकेशन दी हुई है। मांडा कहाँ पर है? तो अगर आपने जान लीजिए थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा तो लगभग सब जान रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आयोग उसको कई बार रिपीट कर चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, बस ऑप्शन बदल बदल के। तो आप सभी जानते हैं कि मांडा कहाँ पे, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद कहाँ है? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन। देखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप वर्ष 2018 का पेपर देखेंगे, 26 का पेपर देंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, ये वैदिक नदियां हैं और ये उनके आधुनिक नाम है। आपको इन दोनों के नामों को आपस में मैच कराना है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कुभा है, कुभा को जो है क्या बोला जाता है? तो कुभा को आज का काबुल नदी बोली जाती है। परुषणी को क्या बोलते हैं? तो परुषणी को हम लोग क्या बोलते हैं? रावी बोलते हैं। सदानीरा गंडक को बोला जाता है और सुतुद्री सतलज को बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो देखिए, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो था वो बोध गया में हुआ था। अब बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसका एक नाम फल्गु नदी भी है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, गृह त्याग करने के बाद बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ये एक फैक्ट, अलार कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के गुरु थे और उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया था। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुर से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानमा, असग्गी नामक 5 साधक मिले। देखिए, बुद्ध ने जिन पहले 5 साधकों को उपदेश दिया था वो ये 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने बुद्ध के साथ बैठ के क्या किया था? तपस्या की थी, लेकिन ये लोग छोड़ के चले आए थे। इनके नाम याद रखिएगा। आपसे आयोग पूछ सकता है इसमें कौन शामिल नहीं था। देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को रात को बोध गया में निरंजना नदी, इसका नाम मैंने क्या बोला था? फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। देखिए, सारनाथ में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था और इन्हीं 5 को दिया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो देखिए, अशोक का जो समकालीन जो तुरमय था वो इजिप्ट का राजा था। देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों से उसके धर्म प्रचारक गए थे। देखिए, कौन था? एक था अंटियोक, ये सीरिया का नरेश था। तुरमय, ये इजिप्ट का नरेश था। अंतिकन, ये मैसेडोनिया का राजा था। मग, एपिरस का राजा था। और अलिक सुंदरम, सीरीन का राजा था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इन 5 के नाम याद रखिएगा। और ये किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है, ये याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये क्वेश्चन आयोग में कम से कम 4-5 बार रिपीट हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है? उत्तर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर बंगाल। देखिए, पुंड्रवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड्रु देश के अंतर्गत आती थी।
इन ताम्रपट लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड्र देश में पुनर्वर्धन भुक्ति में सम्मिलित था और 443 ईसा पूर्व से 543 ईसा पूर्व तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। यहाँ के शासक उपरीक महाराज की उपाधि धारण करते थे और इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि पुनर्वर्धन भुक्ति जो थी वो उत्तर बंगाल में थी। भुक्ति का मतलब जो था वो भूमि का टुकड़ा होता था, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे? हर्ष, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्राराक्षस, विशाखदत्त, सौंदरानंद, अश्वघोष। देखिए कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कर्पूर मंजरी के लेखक जो थे वो राजशेखर थे। कौन थे? राजशेखर थे। बाकी सही सुमेलित है। तो देखिए नागानंद, रत्नावली, परिदर्शिका ये हर्ष की रचनाएं हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की, मुद्राराक्षस विशाखदत्त की, बुद्धचरित, सूत्रालंकार सौंदरानंद ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र और राजाधिराज एक। इसका सही उत्तर होगा कुलोतुंग प्रथम। देखिए पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। कुलोतुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। इसका शासनकाल शांति का काल माना जाता है क्योंकि देखिए इसके समय कोई युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको शांति का काल कहते हैं। कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य कष्टम ने किया था, किंतु उस युद्ध में हारना पड़ा। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हाँ, यहाँ पे देखिए कुलोतुंग के समय श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव को समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमल के साथ कर दिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? पहले बात काम करिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं जिन क्वेश्चनों पे स्टार बोला करूँ उसको नोट जरूर किया करिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित था। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें कि खलीफा का भारत में अपने सिक्कों पर नाम अंकित कराने की प्रथा शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। ठीक, अंतिम खलीफा कौन था? अल मुस्तसीम था। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? 2019 का पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, देखिए कौरके, कुहार, टुंडी, मुसरी। तो देखिए इसमें से कौन कौन से पतन का मतलब होता है डकयार्ड। ठीक, वो कौन से जो थे? देखिए हम जानते हैं कि भारत में दो तट हैं, एक है पश्चिमी तट और एक है पूर्वी तट। तो देखिए प्राचीन काल में पश्चिमी पूर्वी तट पे कौन कौन से तट थे और कौन किसके कंट्रोल में था, ये याद जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए टोंडी जो था, ये वाला क्वेश्चन टोंडी, और दूसरा हमारा मुसरी, ये दोनों पश्चिमी तट पे थे, इसलिए हमारा उत्तर सी हो जाएगा। देखिए संगम काल में पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? नौरा, जिसको कैंडोर बोलते हैं, टुंडी, मुसरी, नेरीसंडा। ये चार नाम याद करिएगा, ये चारों पश्चिमी तट पे थे। देखिए नीर प्रयाग एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहां से पश्चिम में घोड़ों और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थीं। संगम काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या कहीं अधिक थी तथा रोमन साम्राज्य के व्यापारियों से उनका संबंध अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ था। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कुहार, कोरके इत्यादि थे। इसकी जानकारी मिलती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक से, और इस पुस्तक का लेखक का नाम पता नहीं है इसलिए इसको अज्ञात बोला जाता। अपनी कॉपी में पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बंदरगाह जो थे उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन भारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो ऑप्शन हमारे हैं कंबन, कुट्टन, नन्नय और टिक्कन। तो देखिए नन्नय और टिक्कन जो थे ये तेलुगु के प्रमुख विद्वान थे, इसलिए इन्होंने खूब अनुवाद किया। देखिए महाभारत का तेलुगु अनुवाद कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन, 14वीं शताब्दी में एररन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों विद्वान कवित्रय के नाम से जाने जाते थे। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत में कवित्रय में कौन कौन कवि थे, तो कवित्रय में कौन था? एक थे नन्नय, दूसरे टिक्कन और तीसरे एरन। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी स्टार आप लगा लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया?
चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। तो सही उत्तर क्या है? हरिविजय सूरी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आप 2016 का पेपर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। देखिए, अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीरें दी थी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु तथा जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान उपाधि दी थी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दिया था। उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। देखिए, अग्नि जो होती है, जैसे आप जानते हैं हमारे सनातन धर्म में, वैसे ही जो पारसी धर्म में भी अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। तो इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कई फैक्ट मिल जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर जहांगीर चित्रकार थे? नीचे कूट से उत्तर दीजिए। मतलब आपको इसमें बताना क्या है कि जहांगीर के समय के प्रमुख जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे। तो देखिए, जहांगीर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे हमारे, इसमें से नंबर 2, नंबर 3 यानी अबू हसन और अका रिजा, ये जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। देखिए, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। ठीक, जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अक्का रिजा, ये नाम नोट कर लिया। अक्का रिजा कहाँ का था? हेरात के। नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब आप ये समझिए कि जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष काल पे थी। उसके समय के बहुत सारे चित्रकार थे, लेकिन जहांगीर के काल के जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें कौन था? फरूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, अक्का रिजा और अबुल हसन। फारूक बेग जो अकबर के समय का मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था। जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। अब्दुल समद एवं मीर सैयद अली हुमायूं कालीन चित्रकार थे। देखिए, अब हुमायूं कालीन चित्रकार, अकबर कालीन चित्रकार और जहांगीर कालीन चित्रकार, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आप अगर PYQ देखेंगे, अकबर कालीन चित्रकारों का नाम भी पूछा गया है और मीर सैयद और अली हुमायूं का भी पूछा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व जो है ताराबाई के हाथों में था। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया पे। देखिए, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए, आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। 1599 में भारत में अकबर का राज्य था। देखिए, उन यूरोपीय कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आरंभ की, उसमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। ठीक, अब देखिए, 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। ये नाम नोट कर लीजिएगा। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी या द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। ये जो कंपनी है EIC क्या थी? इस कंपनी यानी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज की सब्सिडियरी थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ, देख लीजिएगा। अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य थे बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री, ये नाम नोट कर लीजिएगा। मौलाना बशीर, सी पिल्लई, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली। अच्छा, एक काम करिएगा, आप बताइएगा कि भारत में समानांतर सरकार और कहाँ पे स्थापित की गई थी और वहाँ के राजा कौन थे या फिर वहाँ के PM कौन थे? मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग हैं। राजा राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, अनुयायियों ने, ब्रह्म समाज के, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। आप इसके बारे में एक बात समझ लीजिए कि लॉर्ड विलियम, देखिए, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय जो था वो उत्तर मुगल सम्राट का था, यानी उसने अपनी पेंशन के बारे में बात करने के लिए राजा राममोहन राय को लंदन भेजा और राजा राममोहन राय को राजा की उसने उपाधि दी थी। देखिए, राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी।
यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया है। देखिए, प्रश्न ये भी पूछा गया है कि राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पर है, तो ब्रिस्टल में है। ये ध्यान रखिएगा। एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों को होता है कि राजा राममोहन राय ने जो है क्या किया था, उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो इसमें गलत बात है। राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस पे लोगों में मतभेद रहता है, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, इसको स्टार लगा लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देखिए, राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अन्य कॉलेजों की स्थापना वर्ष इस प्रकार है। मेयो कॉलेज 1875, मेयो कॉलेज कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली कॉलेज 1824। इसके क्रम याद रखिएगा, आपसे क्रम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन हमारा है 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 एवं 14, 15 एवं 21, 16 एवं 22। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी 14, 18। इस पर भी स्टार कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 22 या 21 में पूछा गया, एक बार कन्फर्म करके देख लीजिएगा। देखिए, 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने MS बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तिलक ने एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1930 में एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम से दिया गया, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु को 14 वर्ष एवं लड़के की आयु को 18 वर्ष निर्धारित किया गया। देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट और आपको मिलता है कि एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट का किस नेता ने विरोध किया था, तो उसके उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इस पे स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। देखिए, यहाँ पर आपको कूट से जो है समाचार पत्र और उसका भाषा मिलाना है। देखिए, भारत मित्र, भारत मित्र क्या था, तो ये हिंदी भाषा का अखबार था। राष्ट्रमत, तो राष्ट्रमत जो है मराठी भाषा का अखबार था। प्रजा मित्र, तो प्रजा मित्र क्या था, ये हमारा गुजराती था। नायक हमारा बंगाली हो गया, यानी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती, नायक हमारा बंगाली। देखिए, इसको बंगाली हिंदी में पढ़ते हैं, इसको बंगाली पढ़ते हैं, आपको जो करना प्रोनाउंसिएशन वो कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो संयुक्त इसका क्या होगा? देखिए, ये चारों आंदोलन थे। इन चारों आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन आपसे पूछा जाए इन चारों में से सबसे अधिक महिलाओं ने कहाँ पे किया था, तो वो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। देखिए, इसका उत्तर देख लीजिए। उपयुक्त सभी आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। सर्वप्रथम 1905 में स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था। गांधीवादी आंदोलनों की रणनीति अहिंसा एवं सत्याग्रह पर आधारित थी, इसलिए पूर्व के आंदोलनों की अपेक्षा गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? चार्टर एक्ट 1833। अच्छा, बताइएगा चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है, कमेंट करिएगा। देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई कि कंपनी में किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान, जाति और रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान ने भारतवासियों को प्रशासन में हिस्सा लेने का मार्ग प्रशस्त किया। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, कमेंट करिएगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, तो इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। विधि आयोग का प्रथम सदस्य कौन था या प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आपने नाम सुना होगा TB मैकाले का, तो मैकाले की नियुक्ति इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो संयुक्त क्या होगा? डी, विट्ठल भाई पटेल। देखिए, विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने जो थे, ये स्वराज दल के महत्वपूर्ण नेता थे। 1937 के चुनाव के पश्चात
यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? गोविंद वल्लभ पंत को, रफी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को, मोहम्मद इब्राहिम को। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है पेपर में, देखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? रफी अहमद किदवई। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 228 में से 134 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत तथा वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को प्रदान किया गया। कैलाश नाथ काटजू, जिनका नाम शॉर्ट फॉर्म में केएन काटजू बोलते हैं, कानून एवं न्याय मंत्री बनाए गए थे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसमें भी क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन का स्थान दिया गया है। तो देखिए ये प्रश्न आसान है, इसको अगर आप करेंगे तो देखिए एम ए अंसारी, तो अंसारी को जो था मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन को जो है नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त। सरोजिनी नायडू को कब किया गया था? कानपुर में किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा में किया गया था। आप इन सबके सन बताइएगा कमेंट करके। देखिए यहाँ पर है, मैं इसकी व्याख्या पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसमें। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच ऑफ दीज बेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस? इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ये क्वेश्चन पता नहीं आयोग कितनी बार रिपीट करके पूछा। देखिए बस वही प्रश्न है, बस उसने भाषा बदल दिया। शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। इसका उत्तर क्या होगा? बी, नर्मदा। अब पूछता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, तो भी उत्तर क्या होता है? नर्मदा ही है। तो देखिए नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह 312 किमी की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इनके बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह 553 किमी की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किमी की यात्रा करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए आपको नदियों की लंबाई याद नहीं करनी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये झील है और इनका लोकेशन है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, स्टार लगा सकते हैं इस पे आप। तो लोनार झील, ठीक, तो आपको देखिए लोनार एमपी, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलकित केरल। तो आप जानते हैं कि लोनार झील कहाँ पे है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में, इसलिए हमारा ये सुमेलित नहीं है। तो निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हमारा कौन सा है? कोलेरू आंध्र प्रदेश में सुमेलित। देखिए लोनार महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में है, कोलेरू आंध्रा में है, पुलकित आंध्र प्रदेश में है। अच्छा आप बताइएगा कमेंट करके कि लोनार किस प्रकार की झील है? अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। इसका सही उत्तर जो है दामोदर है। हालांकि अब ये प्रश्न आने की संभावना है 9 के बराबर, इसको आप स्किप मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार रिपीट करके पूछा गया है। अनाईमुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़ी। देखिए आप जानते हैं कि अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप बताइएगा अनाईमुडी कहाँ पर है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2996 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशा में जाती है। देखिए दक्षिण की ओर जाने वाली पीली पहाड़ी उसको बोलते हैं कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है। कॉटन, ग्राउंडनट मूंगफली, मक्का, मैजी, मस्टर्ड, सरसों। तो देखिए जो जितनी भी तिलहन फसलें होती है, सामान्यतः तिलहन जो फसलें होती हैं वो रबी की फसल होती है, क्योंकि तिलहन फसलों को पानी कम चाहिए होता है। तो उसका उत्तर क्या होगा? मस्टर्ड। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के लिए अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? देखिए ये 2010 के रीजन में पूछा गया था। देखिए भारत में सबसे अधिक तंबाकू जो है वो अभी भी आंध्र प्रदेश में ही होता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट? इसको स्टार लगा लीजिएगा। देखिए खुला बंदरगाह पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके तट खुले हों, जहां पर जहाज अपने लंगर डाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चेन्नई। खुला बंदरगाह उसे कहते हैं जहां पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं। देश में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जहां लौह अयस्क के निर्माण के लिए एक बाहरी बंदरगाह बनाया गया। यह एक बहुउद्देशीय बंदरगाह है। इसके पोताश्रय में डाल्फिन रोड नाम की पहाड़ी निकल जाने से यह पतन मानसूनी पवनों के झकोरों से सुरक्षित रहता है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगलबाद, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध, महानदी। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है वो गोदावरी नदी पे नहीं है। कहाँ पर है? कमेंट करके आप बताइए। इसका उत्तर होगा सी। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना
सतलज नदी पे है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान है। हीराकुंड महानदी पे है उड़ीसा में। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे है और आंध्रा और तेलंगाना इससे प्रभावित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा, इसमें एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात इससे लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? एमपी, यूपी, झारखंड, कर्नाटक। तो देखिए भारत में से सबसे अधिक सागवान का वन एमपी में पाया जाता है। इसकी व्याख्या नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसकी व्याख्या पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बस ये जान लीजिएगा कि भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं और सागवान क्या एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से, तमिलनाडु से। देखिए ये क्वेश्चन अगर अब के समय में भी आएगा तो चुप मार के उत्तर बॉम्बे हाई लगा लीजिएगा। ठीक है। ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। देखिए ज्वारी ऊर्जा जो है वो जहाँ पे खूब मात्रा में क्या होते हैं, ज्वार आते हों, और सबसे अधिक ज्वार जान लीजिएगा खंभात की खाड़ी में आते हैं। और ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी तट पर गुजरात के पास है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सी। देखिए ज्वार समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा की उत्पन्न की जाती है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा हुगली के एस्चुरी ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल है जिनका विभव 1000 मेगावाट है। सूची 1 को सूची 2 से फिर से क्या करना है? सुमेलित करना है। हमको खनन क्षेत्र दिया गया और वहाँ पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज हैं। तो देखिए गुरु महाइसनी जो है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, मतलब लो आयस के लिए। तलचर जो है ये कोयले के लिए फेमस है। जादूगोड़ा यहाँ पे मिलता है यूरेनियम। और जावर से हमें क्या मिलता है? सीसा। आप कमेंट करके बताइएगा ये जो चारों खनन क्षेत्र किस किस राज्य में पाए जाते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। देखिए अभी भी भारत में सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। देखिए ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डेटा वाले आते हैं, इसलिए जिस साल पेपर देने जा रहे हो उस साल डेटा वाले प्रश्नों को एक बार फिर से तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें चेंजेस थोड़ा बहुत होते रहते हैं। तो चलिए इस सीरीज को यहीं पे रोकते हैं और संभवतः कल के दिन जो है 2012 का पेपर मैं पूरा कर दूंगा। देखिए सीरीज ये कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। इसमें और क्या सुधार मैं कर सकता हूँ आपके लिए, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। इस सीरीज को मैं बंद नहीं करूंगा, इस सीरीज को मैं कंप्लीट कर दूंगा, चाहे कितने भी कम लोग ही क्यों ना देखें। लेकिन अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और हो सके तो शेयर कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।